ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमलों में मजीद 10 दिन की मोहलत दे दी, जिससे जंग के मुस्तकबिल पर बड़े सवालात उठ खड़े हुए। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ऐलान करते हुए कहा कि फैसला ईरान की दरखास्त पर किया गया है और दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई अहम और मस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी सदर जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमरीका से दूरी इख्तियार करें। तेहरान खित्ते में तबाहकारियों के अजाले के लिए मुआवजे का मुतालबा भी करता है। पाकिस्तान फिर मरकज़े निगाह बन गया। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए सालिसी का किरदार अदा करने पर ट्रंप और उनके वुज़रा ने पाकिस्तान की तारीफ की। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाइस मैन करार दे दिया। कहा ईरान ने बतौर तोहफा 10 ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। उन पर पाकिस्तानी झंडे थे। स्टीव विटकॉफ ने काबीना इजलास के दौरान तस्दीक की कि ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार करने में पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चंद घंटे का दौरा कराची। शेर रहमान की रिहाइशगाह गए। साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म ने MQM वफ़द से मुलाकात भी की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल समेत दीगर इशूज़ पर बातचीत। MQM पाकिस्तान ने 28वीं तरमीम लाने और 140A के हवाले से गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को हिदायत की कि MQM पाकिस्तान को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। PSL 11 इफ्तिताही मैच। लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से हरा दिया। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने PSL 11 का कामयाबी से आगाज कर दिया। 200 रन का टारगेट हैदराबाद के लिए पहाड़ साबित हुआ। पूरी टीम लाहौर की तबाहकुन बॉलिंग के सामने 130 रन पर ऑल आउट हो गई। फखर जमान 53 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी कज़ाफी स्टेडियम में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। तवानाई बहरान के बाइस इवेंट शायकीन के बगैर खेला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। वी रियली होप कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और जैसी आपकी सुबह रही है वैसे ही आपका दिन भी रहेगा। आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा करने के लिए कराची का मौसम भी है। अगर आप कराची में रहने वाले हैं, क्योंकि कराची का मौसम अच्छा है, खुशगवार है और NDA में ये बता रहा है कि दीगर हिस्सों के लिए यानी मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई भी है और तेज़ हवाएं, आंधी और झक्कड़ के साथ भी बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है। बालाई इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई है। पहाड़ी इलाकों में सूरत हाल ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, जहां लैंडस्लाइडिंग और बर्फबारी के बाइस रास्ते बंद होने का खदशा है। तो शहरी एहतियात करें और ख़ास तौर पे वो सयाह एहतियात करें जो घूमने फिरने के लिए निकलें। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें। मौसम के हवाले से हम आगे चल के तो बात करेंगे ही। थोड़ा सा खेल की मैदान की बात हो जाए तो PSL का हो गया है आगाज़ और लाहौर कलंदर्स की हद तक तो बहुत ही शानदार आगाज़ हुआ है, क्योंकि चैंपियंस ने दिखाया है कि वो क्यों चैंपियन है। पहले ही मैच में उन्होंने शानदार फतह हासिल की। एब्सोल्युटली। ना सिर्फ हैदराबाद किंग्समैन बैटिंग में फ्लॉप रही, बॉलिंग में भी फ्लॉप रही और थोड़ी सी घबराई हुई भी लगी। हर कोई क्वेश्चन कर रहा था कि क्या ये हैदराबाद की जो टीम है ये आगे तक भी जाएगी या नहीं जाएगी, या इनको बाकी टीमों की तरह गेयर अप करने के लिए, क्योंकि वो 10 साल से है PSL में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स है। अब देखना यह है कि कराची में कुछ चेंजेस हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि PSL 10 के मुकाबले कराची किंग्स इस बार यानी 11 जो एडिशन है इसमें बेहतर है। क्या इस बार बेटर परफॉर्म कर पाती है या नहीं, ये अब देखना होगा। क्रिकेट पे हम तफसीली बात आगे चल के भी करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं अपनी मेन स्टोरी की जानिब और वो है अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़ा। अब मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम होने के बजाय मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका जंगबंदी की बात कर रहा है तो दूसरी जानिब ईरान ने वाज़ेह इनकार कर दिया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि जंगबंदी सिर्फ उनकी शराइत पे होगी। दूसरी जानिब आलमी सतह पर ईरान के खिलाफ दबाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में 100 से ज़ायद ममालिक ने ईरान के हमलों के खिलाफ करारदाद की हिमायत की है और ये सूरत हाल एक वाज़े तज़ाद को जाहिर भी कर रही है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो अपने मौके पर सख्ती से डटा हुआ है और दूसरी तरफ आलमी बरादरी इसके खिलाफ मुत्तहद होती दिखाई दे रही है। अब ऐसी सारी सिचुएशन में सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो कशीदगी है ये किसी बड़े तसादुम की तरफ तो नहीं चली जाएगी, या फिर सफारती दबाव या ईरान को किसी हद तक
लचक दिखाने पर मजबूर करेगा, या एट द सेम टाइम खित्ते की सूरत हाल को भी मद्देनजर रखकर इस कशीदगी को कम करने के लिए जो दूसरे प्लेयर्स हैं, यानी पाकिस्तान और इस जैसे दीगर ममालिक जो कि सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि इकनॉमिक सूरत हाल और खित्ते की सूरत हाल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और इस सूरत हाल में सबसे बेहतरीन ये होगा कि इन ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। क्या इस तरफ भी ममालिक सोच रहे हैं और क्या इकदाम हो सकते हैं? इस सब के साथ साथिया, अब इतने अरसे तक यही बात होती रही कि इसराइल को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन इस बार जो ईरान ने इक़दाम किए हैं उन्होंने दुनिया को दिखाया कि नथिंग इज़ इनविंसिबल। इसराइली शहर के मेयर हैं एक, और वो मेयर जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, वो तकरीबन उसमें चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दहाड़ रहे थे। एक तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ये 10 सेकंड जो है ना, 10 सेकंड हमें सिर्फ मिलते हैं भागने के लिए। ये उस तनाजुर में भी बात कर रहे थे जो पिछले दिनों हमने देखा कि वो जो हसीदिक ज्यूज़ हैं, जो उनका शहर है, वहाँ पे जब मिसाइल गिरे तो किस तरीके से उन्होंने इवैक्यूएशन की, भागम दौड़ लग गई थी। तो उसमें जो है ये मेयर हैं चिल्ला रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 0 सेकंड की वार्निंग होती है, 0 सेकंड की वार्निंग, और हमें जो है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये मिसाइल कब आ रहा है और कैसे आ रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 10 सेकंड मिलते हैं हमें शेल्टर में जाने के, तो ये तो नाकाफ़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जितनी भी स्ट्राइक्स हो रही हैं, और आप देखें कि 10,000 लोग जो है ना उन्हें करना पड़ा है, 10,000 लोग। उन्होंने आगे चल के ये भी खदशा जाहिर किया कि जिस जगह ये हो रहा है, अगर आगे चल के 10,000 की जगह 10 लोग भी नहीं बचे वहाँ पे, तो फिर क्या होगा, कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो शदीद डेंजर में है। इसी पर बात कर लेते हैं। एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आप माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं और ताल्लुकात हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये आपने खुद भी सुना होगा, एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है आपको इसराइली साइड पर, और वो इसीलिए नज़र आ रही है बिकॉज शायद ये एक्सपेक्टेशन की नहीं जा रही थी ईरान से कि इतने दिनों तक वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, चले जाएंगे और रेसिप्रोकेट करते जाएंगे, और फिर अब वो डील के टेबल पर भी रहना नहीं चाहते बिकॉज कुछ टर्म्स हैं जो उनकी नहीं समझी जा रही, मानी जा रही। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ डील, जब अमेरिका ये कहता है कि जी हम तो जा रहे डील की तरफ, ईरान कह रहे हैं वी आर नॉट रेडी फॉर इट? जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि डे वन पे मैं भी कह रहा हूँ और आपने भी सही एनालाइज किया कि एक ही स्पॉइलर था पूरी कॉम्पोजिशन में और तमाम फ्री कैन जो है, और वो इसराइल था। इसराइल का मकसद बहुत डाइवर्जेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की निस्बत। प्रेसिडेंट ट्रंप एक किस तरह उनको समझा बुझा के गलत मिसलीड करके हमला तो करवा दिया, लेकिन वॉर ऑब्जेक्टिव दोनों के डिफरेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप के और नेतन्याहू के। नेतन्याहू 40 साल से पॉलिटिक्स में यही कोशिश कर रहे थे कि ईरान पर किसी तरह हमला हो जाए। फिर खासतौर पर 20 साल से जब तक जो ताकत में है, हर आने वाले सदर को उन्होंने कन्विंस किया था कि ईरान पर हमला करे। खुदा न खास्ता ईरान एक जिनी है, एक मॉन्स्टर है, एक सद्दाम हुसैन बनाकर जैसे इराक को पेश किया जाता था उसी तरह ईरान को पेश किया जाता रहा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप बातों में आ गए, उन्होंने हमला तो कर दिया, लेकिन अब दुनिया जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, वो तो शायद एक नेगोशिएशन की तरफ जाना चाहते हो, लेकिन इसराइल चाहता है कि अगर नेगोशिएशन अव्वल तो हो ही ना, और अगर हो तो ईरान को इस हद तक डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दी जाए कि आने वाले वक्तों में अगर सैंक्शन उठा भी ली जाए तो आने वाले कई दिहाइयां ईरान जो अपनी रीबिल्डिंग में लगा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसराइल की तरफ कभी कोई थ्रेट का कोई चांस ही ना रहे। तो आई थिंक ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, वो स्पॉइलर है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात रुक जाए और उनको एक जस्टिफिकेशन मिल जाए कि ईरान खुद ही बैकआउट कर जाए इन मुज़ाकरात से, इन हरकत की वजह से। बैकआउट की बात तो ठीक है खालिद साहब, लेकिन इस वक्त एक जो स्पेकुलेशन से बढ़ के ये मामला आते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज ट्रैक कर रही हैं उन ट्रूप्स को जो कि भेजे जा रहे हैं खार्ग आइलैंड की तरफ। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी बस मैं यहाँ तक मौखर करता हूँ, हम जंग जीत चुके हैं, और उनकी तर्जुमान आके कहती है कि मान क्यों नहीं रहा ईरान कि हम जीत गए हैं, मान लें कि आप हार गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब खार्ग आइलैंड की तरफ पेशकदमी, सर क्या है इत्तलात आपके पास, अमेरिका क्या करने जा रहा है, क्या वाकई इज देयर गोइंग टू बी अनदर बूट्स ऑन ग्राउंड, या फिर कोई दीगर मामला, या वो करने की कोशिश करेगा, और अगर करता भी है तो खार्ग जो है वो क्या इतना तरने वाला साबित होगा? जी फैसला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बयान जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने बड़ा अच्छा दिया था और एक जुमले में कह दिया था जब उनसे पूछा गया था कि फुट ऑन ग्राउंड का आपको चांस लगता है, और उन्होंने जवाब में सिर्फ ये कहा था वी आर वेटिंग फॉर देम।
उनका मतलब यही था कि हम चाहते हैं कि वो ज़मीन पर उतरें और हम डे वन से मैं भी कह रहा हूँ और बहुत सारे तज्ज़ियाकार ये समझते हैं इंटरनेशनल फोरम पर भी कि वो ईरान के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। बिकॉज़ देखिए अभी मिडल ईस्ट में जो एयर बेसेस थे उनका होना कितनी बड़ी लायबिलिटी अमेरिका के लिए बना। हम्म। कितनी आसान हो गई ईरान को टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। अगर यहाँ ये बेसेस ना होते तो ईरान के लिए सिर्फ़ एक इज़राइल ही बचा था, वहाँ तक टारगेट करना उसके लिए इकोनॉमिकल भी नहीं था, ज़ाहिर है चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा होता, कॉस्ट ऑब्वियसली प्रोहिबिटिव होता। तो ईरान को तो एक अपॉर्चुनिटी बेसिस की शक्ल में पहले मिली। अब कारगिल आइलैंड पर कब्जा उतारना ट्रुप्स तो कोई मैं चैलेंजिंग नहीं समझता अमेरिका के लिए। इतनी बड़ी फौज है और इतने एयरबोर्न ब्रिगेड और सबका वो नाम ले रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर हैं, उनके पास बहरी बेड़े हैं, जो पर्पस बिल्ड बनाए गए हैं। लेकिन वो पर्पस बिल्ड मेरा ख्याल है वेनेजुएला जैसी जगहों के लिए बनाए गए हैं। वो इसलिए कि ईरान तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर वो उतरेंगे, वहाँ तक कामयाबी हासिल कर लेंगे। मेरा सवाल है कि सस्टेन कैसे करेंगे? नंबर 1 सस्टेन का मतलब है कि अब ईरान को पता चल जाएगा कि यहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं, उसको ईरान को हिट करना बड़ा आसान होगा। एक टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे नंबर 1। उतारने के बाद अमेरिका का क्या मकसद होगा? आया वो कंट्रोल करके तेल एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ से और उसी अपने हरमोज से करेंगे जहाँ पे उनका पहले ही बस नहीं चल रहा। तो कोई मकसद तो होता है ना, सिर्फ उतार के उन्होंने अपने सोल्जर्स को एक्सपोज़ तो नहीं करना और ये सोल्जर बहुत ही ज़्यादा हाइली ट्रेन्ड होते हैं, बड़ी रेयर कमोडिटी होते हैं, तो ईरान के लिए तो एक बहुत अपॉर्च्युनिटी बन जाएगी उसको। ये हार्डली 5 बाय 5 माइल्स या 8-10 किलोमीटर का एक छोटा-सा पीस है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन कहने को ये बहुत छोटी-सी जगह है, लेकिन इतनी छोटी जगह पे टारगेट करना बहुत आसान होता है। डिफिकल्ट राइट, जगह है। ईरान राइट। की बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर, उनको पहले ही पता लग जाएगा, ऑल्दो शिया सुन्नी में से ज़्यादा सुन्नी पॉपुलेशन है वहाँ पर, लेकिन राइट। अभी तमाम के तमाम लोग लॉयल हैं उस हुकूमत के और ज़ाहिर है जब उनकी रिपोर्टिंग होगी कि कहाँ-कहाँ अमेरिकन उतारे गए हैं, तो उतना ही ईरान के लिए बहुत आसान होगा और अमेरिका के लिए बहुत महँगा हो सकता है। यूएस इस वक्त मजीद टाइम देने के लिए राजी है। कल तक की खबरें थी कि दे वांट टू गो 5 मोर डेज, यू नो, एंड मजीद कोई हमला नहीं करना चाहते या उस तरह से नहीं आगे बढ़ना चाह रहे। स्ट्राइक्स तो हम देख रहे हैं ईरान और इसराइल की तरफ से जारी ही हैं। डू यू थिंक इफ ईरान बैक्स ऑफ फ्रॉम द टेबल या नहीं चाहता है कि वो मजीद इस डील की तरफ आए, तो ये यूएसए का अपना कितना नुकसान होगा? बिकॉज उनके पास क्या ऑप्शंस रह गए अदर देन स्ट्राइकिंग ईरान? देखिए अमेरिका भी दिन ब दिन जिसको कहते हैं ना रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, उनके पास भी कुछ नहीं रह गया फेस सेविंगली। प्रेसिडेंट ट्रम्प का बहुत प्रेशर है। आपने देखा पहली दफा उन्होंने रूस से लोग बहुत सारे दुनिया के लोगों को ऑयल खरीदने की इजाजत दे दी, खुद भी कहा हम अपने रिजर्व अनलीश कर रहे हैं। उसका मतलब ये था कि वो चाहते थे कि दुनिया में एक ओपिनियन जो है वो मेरे खिलाफ इस हद तक ना हो जाए कि इंटरनेशनल प्रेशर भी और पब्लिक प्रेशर भी अपना भी इस हद तक बढ़ जाए कि मुझे टेक होम कुछ भी ना मिले और फिर मुझे ऐसी टर्म्स पर सीज फायर करनी पड़े जो ऑब्वियसली विजिबल हो कि मैंने जंग नहीं जीती। अब वो हर तरह ये कोशिश करते हैं कि वो ऐसी डील हो जाए विच शुड लुक लाइक विक्ट्री, जो मैं परसीव करा सकूं अपने लोगों को कि मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया। रोजाना आप देख रहे हैं चैलेंजेस उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और वो टीवी पर ऑलमोस्ट रोजाना आकर कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। फिर कहते हैं कि हमने रजीम चेंज, आप इमेजिन करें रजीम चेंज किसको वो कहते हैं। 86 साल खामनाई से उन्होंने 56 साल खैमनाई को बदल दिया है, तो ये रजीम चेंज तो नहीं होती ना इस तरीके से। तो वो परसीव करते हैं कि मैंने बदल दिया। लेकिन वो आप सही कह रही हैं कि दिन ब दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए ऑप्शंस कम होती जा रही हैं और मैं अक्सर कहता हूं कि जितनी जंग प्रोलॉन्ग होती है, और मैं दूसरे दिन से ये अर्ज कर रहा हूं, जितनी जंग प्रोलॉन्ग होती जाएगी अमेरिका इजराइल उतने ही कमजोर नजर आएंगे और ईरान उतना ही ताकतवर होता नजर आएगा। मैं ताकतवर मिलिटरीली नहीं कहा, मैं मॉरल पोजीशन और नेगोशिएशन के स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि ईरान की पोजीशन बेहतर होती जाएगी। खालिद साहब, फ़र्ज़ कीजिए खार्क पे आ जाते हैं ये, व्हाट विल इट मीन फॉर पाकिस्तान? इस तनाजुर में कि पाकिस्तान ने इस तमाम तर मामले में न्यूट्रलिटी भी दिखाई हुई है। सिर्फ न्यूट्रलिटी नहीं, पाकिस्तान तो अब सालिस के तौर पे बढ़ के सामने आया है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, पाकिस्तान को अपने कार्ड्स बदलने पड़ेंगे या किन खतूत पे इस्तवार करना पड़ेगा अपने आप को? फैसल, पाकिस्तान की पोजीशन तो पहले ही बहुत चैलेंजिंग है, प्लस एडवांटेजेस है। चैलेंजिंग जैसे मैंने कहा कि हमारे 2 बॉर्डर्स पहले ही हॉस्टाइल या अनकंफर्टेबल थे, अफगानिस्तान और इंडिया कब से, और अब तीसरा बॉर्डर भी ऐसा हो गया जिसके ऊपर एक जंग चल रही है। चाहे अभी हुकूमत अनफेवरेबल और वो खुदा ना खास्ता खतरनाक हमारे लिए नहीं है कोई, फ्रेंडली हुकूमत है अभी भी, लेकिन कल को और ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो एडवांटेज है ओवर दीज कंट्रीज वो यही थी सबसे ज्यादा कि ईरान हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल है। प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकल लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। मिडल ईस्ट के मुल्क हमें बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं अभी भी, तो हमारी बार्गेनिंग या नेगोशिएशन की एडवांटेज बहुत, यानी लीवरेज था। हम हर दोस्तों को थोड़ा बहुत, जिसको नेगोशिएशन के दरमियान आपको किसी को प्लस करना पड़ता है किसी को माइनस, वो थी। लेकिन अगर खार आइलैंड पर तो ईरान जाहिर है बहुत ज्यादा पुट ऑफ होगा, एनॉय होगा और शायद वो बैक ऑफ कर एब्सोल्युटली। जाए।
क्योंकि वो चाहेगा कि कुछ दिन वो कार्ग में रहें, उनका नुकसान हो, खास तौर पर जो बॉडी बैग वो भेजना चाहता है अमेरिका बड़ी तादाद में, वो एक उसको बड़ी ज़बरदस्त अपने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी और वो चाहेगा कि मैं ऐसी ह्यूमन लॉसेस की कॉस्ट इम्पोज़ करूँ, जो अमेरिका के लोग बर्दाश्त ना कर सके। प्रेज़िडेंट ट्रंप तो कहते रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, अगर उसका डाटा अब आज मैं आपसे शेयर करूँ, तो जो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान अमेरिका ने बयानात दिए थे अपने नुकसानात के, वो कहीं कम थे एज़ कम्पेयर टू जो मेरे जैसे तजिया-नगार उस ज़माने में थे, उन्होंने जंग के बाद देखे। तो अमेरिका राइट। दौरान जंग तो बहुत ज़्यादा एक कर्टेल कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, हम्म। लेकिन जंग के बाद बहुत ज़्यादा ओपिनियन बदल जाएगी, क्योंकि प्रेज़िडेंट ट्रंप के तो अभी ऑलमोस्ट पौने 3 साल रहते हैं। राइट। जयशंकर साहब का कमेंट आपने सुन लिया होगा, उनसे सवाल किया गया था क्योंकि इंटरनली ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी की गेम है वो बहुत अप हो गई है, लेवल अप हो गई है इन टर्म्स ऑफ इंडिया, और वो इस पूरे सिनेरियो के अंदर ना ईरान के साथ ना ही यूएस के साथ कोई अपना किरदार अदा कर पा रहा है। यही सवाल जयशंकर साहब से भी किया गया था और उन्होंने बड़ा घटिया से जवाब दिया इसका। व्हाट डू यू थिंक, वेयर डज दैट आंसर कम फ्रॉम? मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स तो किसी सूरत में आइडियली नहीं छोड़े जाने चाहिए, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो आपकी मेंटल स्टेट ज़ाहिर करता है। क्योंकि स्टेट्समैन ऐसी बातें नहीं करते, या जो हुकूमत में लीडर होते हैं खास तौर पर इस स्टेचर पर इंतहाई जिम्मेदार, दुनिया का इतना बड़ा आपका मुल्क है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक इतना रेलेवेंट है, तो जब ये बयान आप देते हैं तो आप ट्रू सेंस ऑफ अपना एक तो लेवल अपना बताते हैं। आपने घटिया का लफ्ज यूज किया, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप अपना एक तो लेवल दिखाते हैं, दूसरी बात एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं कि आप कितना अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, इररेलेवेंट फील कर रहे हैं। अब देखिए, इंडिया चाहता था और चाहता होगा जाहिर है कि ये करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरान शायद इंडिया के हक में ना हो, पर ईरान की वजह यही है कि ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाकर इसराइल से एक दिन पहले मुज़ाकरात किए और अगले दिन हमला हो गया। पिछले 2 ढाई सालों में कौन से हेड ऑफ द स्टेट इसराइल गए थे जब से गाजा पर बमबारी शुरू हुई? प्राइम मिनिस्टर मोदी तशरीफ ले गए, वहां जाकर उन्होंने बातचीत की और पता नहीं मोर देन ब्रदर एंड आई डोंट नो क्या कुछ हल्काव किए। दूसरा, इंडिया से गलती ये हुई थी जो इन्होंने इनका बहरी जहाज जो एक फ्रेंडली विजिट पर था, उसको तबाह कराने में या बचाने में कम से कम कंट्रीब्यूट नहीं किया। अगर तबाह कराने में कंट्रीब्यूट नहीं किया तो बचाने में भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसको सेल ऑफ करवा दिया अपनी कोस्ट से। उसको रखना चाहिए था उनको, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो सेल ऑफ करना था जिसके अंदर 160 लोग अपनी जानों से गए तकरीबन, उसको अगर सेल ऑफ करना था, अमेरिका से डिग्री ऑफ एश्योरेंस लेके भेजना चाहिए था कि ये हमारा दोस्त है, हमारा मेहमान है, हम इसको रवाना कर रहे हैं। ईरान ने आई थिंक उससे भी बहुत सबक सीखा है, इसलिए मुझे लगता है कि ईरान की नज़र में इंडिया इररेलेवेंट है। हो सकता है अमेरिका या इजराइल ज़्यादा कंफर्टेबल हो, खास तौर पर इजराइल बहुत कंफर्टेबल होगा इंडिया के साथ, लेकिन ईरान मेरा ख्याल है उस पे नेगोशिएशन या उनको रेलेवेंट करने पे नहीं मान रहा, और यही एक बहुत बड़ी वजह है शंकर साहब की फ्रस्ट्रेशन। अब देखना तो ये भी खालिद साहब कि वो गलती से करवाए या फिर अंदर से इंटेल इंडिया ने खुद जी। दिए हैं। थैंक यू सो मच। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब अब हमारे साथ मौजूद थे, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। वेल, जो बात सादिया आपने की उसके हवाले से हम आगे चल के भी ज़रा तफसील में बात करेंगे, द रेड आई, जयशंकर और उनकी बदतमीजियाँ, लेकिन पहले रहे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जब हम बच्चे थे और अगर कहीं जाके हम थोड़ी सी बदतमीजी कर देते थे तो वो क्या कहते थे पलट के, बेटा आपके घर वालों ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई। अब जब कोई बड़ा हो जाए और बड़ा हो के भी बदतमीजी करता रहे और वो भी किसी अच्छी स्टेट की पोजीशन पे हो और उस पोजीशन में रहते हुए अपनी पोजीशन को डीमीन भी करे और अपनी तरबियत का भी बता दे और अपनी फ्रस्ट्रेशन का मेंटल कंटेंट आ रहे हैं। अभी देखिए, मैं गैसिंग गेम करा ही रहा था कि तस्वीर चला दी, लेकिन अब चले दुनिया को पता चल ही गया है कि हम जयशंकर साहब की बात कर रहे हैं। जयशंकर ने पहली मर्तबा इस तरह की अनाप शनाप नहीं, उन्होंने मुगलज़ात नहीं फरमाए हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर बिल्कुल ही गैर सिफारती और गैर पार्लिमानी ज़बान का उन्होंने इस्तेमाल किया है। यही वो पहलू है जो आलमी सतह पर किसी भी मुल्क के इमेज को मुतासिर कर नहीं सकता, बहुत बुरी तरह कर रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन ये भी है फैसल कि जब दुनिया तनाज़ात कम करने की बात कर रही है तो क्या इस तरह के बयानात मज़ीद आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ नहीं होंगे? क्योंकि आलमी सियासत में सिर्फ पॉलिसी नहीं है बल्कि ज़बान, लहजा और आप किस तरह से ऐसी सिचुएशन को जहाँ पर आपके लिए सूटेड सिचुएशन नहीं है, आपकी लैंग्वेज से अंदाज़ा करती है कि आप कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितना ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हैं, कितने ज़्यादा इररेलेवेंट बनते चले जा रहे हैं। और यही वो फ्रस्ट्रेशन थी जयशंकर की, क्योंकि पूरा भारत बार बार ये सवाल कर रहा है कि यार इतना अहम रोल अगर पाकिस्तान अदा कर रहा
रहा है, आप कहते हैं आपके ताल्लुकात इसराइल से इतने अच्छे हैं, तो फिर क्यों सालसी का किरदार आप नहीं अदा कर पा रहे? आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पर क्या इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं? एंड आई थिंक इसी फ्रस्ट्रेशन का जवाब इस तरह से जयशंकर साहब ने दिया। साबिक सफ़ीर मसूद खान आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। मसूद साहब, ये जो ज़बान इस्तेमाल की गई है जयशंकर साहब की जानिब से, ये उनकी गैर सिफारती आदाब को तो जाहिर करती है, लेकिन इसके साथ साथ जिस मेंटल प्रेशर में वो है अपने ही अपोजिशन की तरफ से, उसको भी तो जाहिर कर रही है ना। तो जयशंकर साहब ने बयान दिया है, वो काबिल मसम्मत है और उस मसम्मत हो चुकी, लेकिन मुझे अफसोस ये भी हो रहा है कि जयशंकर के जुमले ने और उनके जो एक घटिया लफ्ज़ ने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क्स जितने भी हैं उनका वक्त चुरा लिया है। और इस वक्त जो और डेवलपमेंट्स हो रही थी उसकी तरफ कम तवज्जो है और इसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने एक अपना मकसद हासिल किया है, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो जो है पाकिस्तान की सफारतकारी और उसके बाद ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग है उसकी तबाहकारियों से हट के, या बहुत सारा टेलीविज़न टाइम जो है, जो प्राइम टाइम हो या वैसे जो है हमारे हादसे हो रहे हैं, उसमें जी। जयशंकर के बयान के ऊपर तबसरा किया जा रहा है। जयशंकर ने जो बयान दिया है, अगर आप उसका सियाक व सवाक देखें तो एक तरीके से उसने भी पाकिस्तान की तारीफ की है। उसका उसका जहन ऐसा, नीयत ऐसी है कि जो बीजेपी की सोच है या जो राष्ट्रीय संघ की सोच है वो जहर आलूद, और उन्हें ये मालूम हुआ है कि वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं कि ऐसा वो नहीं कर सकते। यानी इसको जो है, जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रोकर जी। पीस। ये एक अच्छा लफ्ज़ नज़र आता है कि यानी जब सदर ट्रंप पिछले साल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग रुक पाई थी, तो ही ब्रोकर्ड अ सीज़ फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसलिए ये है कि, और ज़ाहिर है कि जो कुछ हमारा मौक़िफ़ है या जो हमारा मक़ाम इस वक़्त पैदा हुआ है, उसकी पूरी की पूरी गवाही हिंदुस्तान की अपोज़िशन भी दे रही है, मुबसरीन भी दे रहे हैं, माहिरीन भी दे रहे हैं। इससे एक किस्म का चिड़चिड़ापन तारी हुआ है वहाँ की हुकूमत के रैंक फ़ाइल में, और उन्होंने वो ज़हर अफ़शानी की है पाकिस्तान के खिलाफ। राइट। तो ये दुनिया भर आपने में खुद जहाँ भी कोई भी मुल्क के सालसी का किरदार अदा कर रहा होता है, इससे पहले ईरान के मामलात पर और डील के मामलात पर और उनकी जितनी भी यूरेनियम की अफजोदगी है उस पर जो बातचीत हो रही थी, कतर में तमाम तर मुज़ाकरात हो रहे थे, और हमने देखा कि दीगर ममालिक भी अपना सालसी का किरदार अदा करते रहे हैं, चाहे वो तुर्की हो या दीगर पाकिस्तान हो या और ममालिक भी हो, चाइना हो। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि कोई भी अगर कल को किसी भी मुल्क के बीच कोई भी इस तरह की स्कर्मिश को ख़त्म कराने के लिए सालसी का किरदार अदा करेगा, तो इंडिया की निस्बत से अगर देखा जाए तो वो उसे ब्रोकर करार देंगे। यानी दैट रियली डिमीन्स द सेंस ऑफ डिप्लोमेसी किसी भी मुल्क की क्या है कि कोई दूसरा मुल्क अपना किस तौर से सालसी का किरदार अदा करना चाहता है। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। जो बाकी ममालिक के साथ हिंदुस्तान की कोई दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का था, किस वजह से या जो ईरान में सूरत हाल पैदा हो रही है उससे भी फ़ायदा उठाते हुए बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी की रफ्तार को तेज़ तर कर देता है। पहले ही जो अफगानिस्तान प्रॉक्सीज़ की सरपरस्ती कर रहा है हमारे द्वारा, तो ये इसका तनासुर है। दूसरी बात जो है ये है कि गुज़श्ता एक बरस से ख़ासतौर से मार्का हक़ के बाद हिंदुस्तान सियासी, सफ़ारती और स्ट्रेटेजिक सतहों पर तनहा महसूस कर रहा है। ना अमेरिका में उसकी हो रही है, ना चीन में, ना रूस में, और ना ही इन मशरक़ वस्ता के ममालिक में। मशरक़ वस्ता में जब जंग के आगाज़ से 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी इसराइल में मौजूद था, और उसके बाद इसराइल में उसने पूरी की यकजहती या सॉलिडारिटी का मुज़ाहरा किया। वहाँ उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा साइन किया। तो उस मुआहिदे के बद में आने वाले कौन से ममालिक थे? खलीजी रियासतें थीं और ईरान था। तो इस वजह से उसकी साख गिरी, वहाँ खलीजी रियासतों में गिरी। तो इस वजह से जब उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में जब जंग के बाद अमन की बात हो रही थी, तो साया मुल्क जो है वो ये किरदार अदा कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ईरान का भी एतमाद है, खलीजी रियासतों का एतमाद है, अमेरिका से भी उसके रवाबत मजबूत हुए हैं।
ये चीज़ उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। इस वजह से जो है इस किस्म का जला का बयान वहाँ से आया है और वो भी जैसे कि आपने कहा कि सफ़ारती आदाब और अखलाक से मुनहरफ बयान आया। मसूद साहब, ये तो चलें फ्रस्ट्रेशन तो ज़ाहिर कर ही रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन ये भारत की जो फेल होती डिप्लोमेसी है उसको भी तो ज़ाहिर कर रहा है ना। मतलब कि एक टाइम पे तो वो ये कह रहे थे कि जी हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर मोदी जी ने 4 घंटे में रुकवा दी। फिर किसी बहुत ही खुशामदी ने कहा कि 4 घंटे में तो क्या 2 घंटे में रुकवा दी। तो वो अपने हिसाब से वो चल रहे थे। बज़ाहिर वो ये बताना चाह रहे थे कि इट विल बी इंडिया इन द कमिंग डेज जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को रूल कर रहा होगा। उनको उस इस बात का तो शदीद धचका लगा है। दैट्स व्हाई दे आर अंडर सो मच प्रेशर टू। आप हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखिए और फिर वो जो झूठे दावे करते हैं उनको इधर के लिए अलग करके बता दें कि उन्होंने कौन सा सफारतखाने का किरदार निभाया है। देखिए, उसके बरक्स पाकिस्तान 1971 चीन को अंदर में दुश्मन करवाया, ताल्लुकात बनवाया। फिर जो है जब हाजिर करीब में सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत पहला दौरे हुकूमत था उसमें तालिबान के साथ उनका राब्ता करवाया। इस तरीके से जो है वो अकॉर्ड ज़बरदस्त दस्तखत किए। जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सूरत हाल बहुत कशीदा थी और ताल्लुकात बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था, तो चीन की मदद से पाकिस्तान चीन की सफारतकारी के ज़रिए के दरमियान सुलह करवाई और इनके ताल्लुकात बेहतर होते चले गए। गुज़श्ता साल जब अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया था इराक पर, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कि जनाब आप जो है हमारे सफारती गुफ्तगू या सफारती पैगाम तक पहुँचाएँ, और पाकिस्तान ने उस वक्त भी ये किरदार अदा किया था। दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स उसी वक्त अमेरिका में, ईरान में और खलीजी रियासतों में कायम हो चुके थे। इस मतलब ये हुआ है कि ये एक सतह और ऊपर गए हैं और इस पूरी पेचीदा सूरत हाल में भी तमाम कैपिटल्स वो खलीजी रियासतों के हों, ईरान ईरान हो या उसके अलावा अमेरिका, तो उन्होंने पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर एतबार किया। आप मुझे बता दीजिए, अगरचे दूसरे ममालिक भी जो है बहुत तारीख कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे करीबी दोस्त हैं, साबिक की है, मिस्र है, ओमान है, मलेशिया है, एशिया है, चीन है, सारे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की सफारती सतह पे इस वक्त पोजीशन है, तमाम ममालिक से है, किसी और मुल्क की नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी सुन। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। अपना एनाल जो के घटिया रिमार्क्स दिए गए हैं जयशंकर के जानिब से, उसके ऊपर अपना कमेंट हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। तो जनाब बात यह है कि पीएसएल शुरू हो चुका है और पहला मैच बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। इतना सारा शोर था क्राउड का, सुना आपने? जी, मैं पहले सुना तो हमने। हैरान हो गई। आई वाज टू बी देखा दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। आई वाज इन किचन, टीवी वाज ऑन। जब क्राउड का शोर हुआ मैं भागते हुए वापस टीवी की तरफ आई जस्ट टू सी कि भाई ये क्राउड कहाँ से आया। एंड तो देन फिर वो किचन में जो अंडा था उसका क्या हुआ? कुछ नहीं जिंदा वो हुआ। बच गया? या। ओके। बहुत जल्दी मेरा सरप्राइज खत्म हो गया व्हेन आई सॉ कि अच्छा ठीक है, वो क्राउड का जो साउंड है वो सारा फेक साउंड है। बट आई हैव वन क्वेश्चन। वो उस वक्त तक तो बड़ा अच्छा लग रहा था जब लाहौर बड़ा अच्छा कर रहे थे, यू नो, और छक्के भी पड़ रहे, चौके भी पड़ रहे, फ़खर जमान बहुत अच्छा खेल रहा है। लेकिन अगर किसी दिन लाहौर में मैच हुआ और इसी तरह का फेक ऑडियंस का साउंड हुआ तो फिर क्या होगा फैसल? ये पहले भी हो चुका है। कोविड के मामला जो है ना, इस तरह टेस्ट मैच में आपको याद होगा Oh, कि yes, 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 yes. शदीद क्राउड की आवाज आ रही थी। चले खैर, दिस इज वन वे टू मैच द थिंग्स। लेकिन कल के मैच की अगर बात करें तो लाहौर कलंदर्स दिफाई चैंपियन अपनी धाक बिठा दिया। पहले मैच में हैदराबाद किंग्स को एक तरफा मुकाबले में पिछाड़ दिया है। 200 के करीब बड़ा हदफ दिया। एक मौके पे तो लग रहा था कि गए 250, लेकिन फिर जाहिर सी बात है ज़्यादातर पाकिस्तानी प्लेयर्स है तो वो जो 200 दिखा के हम 180 करते हैं, 250 दिखा के 200 करते हैं। लेकिन अगले भी पाकिस्तानी ही थे, भले थे उनके कैप्टन और मानस लाबुशेन थे, लेकिन वही बात के बेचारे बस 130 पे ही निमट गए और जीत की बुनियाद लाहौर कलंदर्स की डाली फ़खर जमान ने, आउटस्टैंडिंग। लेकिन
सादिया, फ़खर जमान से ज़्यादा इट वाज द बॉलिंग जिसने बहुत मुतासर किया लाहौर कलंदर्स की। आई थिंक लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग कंसिस्टेंटली एक ज़बरदस्त बॉलिंग यूनिट रहा है सिंस द बिगिनिंग। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी आपको नज़र आएगी लाहौर कलंदर्स के लिए कि आपको उनके ओवरऑल स्क्वाड में सिंस ईयर्स बहुत ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आएगा। उनके जो मैच विनिंग प्लेयर्स हैं वो हर दफ़ा रहते हैं। सिकंदर रज़ा को हम जानते हैं कि वो किस तरह से उनके लिए करते रहे। अब्दुल गफ़ार हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। गफ़ार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल भी हमारी इस पर रात में भी बात हो रही थी, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है हैदराबाद, ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे लग रहा था कि एक टीम होती है यहाँ तो वो एज अ बॉलिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग होते हैं, एज अ बैटिंग यूनिट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लाहौर की स्ट्रेंथ से हम ऑलरेडी वाकिफ थे। व्हाट डू यू थिंक, एक स्ट्रेंथ आपकी उनको नजर आई हो कि हाँ यार बैटिंग में ये प्लेयर्स हैं, अगर इसको खिला देंगे तो सीन ऑन हो जाएगा हैदराबाद का? शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हैदराबाद की टीम। और आगे आप देखिएगा जब इसी तरह जब रावलपिंडी का मैच होगा तो यही चैलेंज उनको भी दरपेश होगा। चूंकि जब आप एक दफ़ा ऑप्शन के अंदर अपने स्क्वाड को पिक करते हैं तो मेरा ये ख्याल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इस पीएसएल को, अब 10वां साल 11वां साल हो गया, 10 साल का जो इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कभी कभी आपको मतलब एक कोर बनानी होती है, उसके बाद आप जाके उसके अराउंड टीम बिल्ड करते हैं। तो कम अज कम हैदराबाद की टीम में ना थोड़ी सी इसकी सी कमी दिखाई देती है। ऐसे लगता है जैसे शीट पे ही ना कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आती। तो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर हमने देखा है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हमने टीमों को जीतते हुए और फिर उसी टीम को मुसलसल हारते हुए भी देख लिया। ये तो एक इस फॉर्मेट की ब्यूटी भी है। बट जो हैदराबाद की टीम में आई थिंक जो हमने कल भी शो में बात की थी कि अगर इस टीम को बैटिंग में कुछ करना है तो इसके टॉप ऑर्डर में ही ज्यादा जान दिखाई देती है, जिसमें साइम अयूब, फिर इसी तरह हमारे पास मास सदाकत, जिनके मुतालिक कल मुझे रात गए जाकर फिर एक मैसेज आया उस जब हम शो में कल थे जी तब जी तक जी तो जी। एक्चुअली वो उनको थोड़ा सा इंजरी का एक क्लाउड था, जिसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर पर टीम मैनेजमेंट ने उनको मैदान में नहीं उतारा, जो मुझे बताया हैदराबाद के मीडिया मैनेजर के मुताबिक। लेकिन अगर इस टीम ने कुछ करना है फैसल और सादिया, तो मुझे ऐसे लगता है कि इनके टॉप 3-4 में जो साइम अयूब के साथ मास सदाकत और इसी तरह पे उस्मान खान, इनको कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा। मानस तबोशैन पर प्रेशर रहेगा, ऑस्ट्रेलियन है, अपने प्रोफेशनली काम करना जानते हैं, बट T20 के अंदर उनकी कोई वर्थ नहीं रही है। फिर वो कैप्टन भी बने, तो बॉलिंग में भी इसी तरह अगर आप और देखें कल उनकी कैप्टेंसी में भी फ्लॉज नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद अली को भी इस्तेमाल किया, ऐसा लगा कि वो खुद भी अवेयर नहीं है अपनी टीम मेंबर्स के स्किल से। एक तो ये, दूसरा मास की अगर आप मुझे बता दें कि कुछ इंजरी की टाइप पता चल सकी है, क्योंकि मसला ये है हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सस्टेन करने वाली इंजरीज हो जाती हैं, और वो हमारा अच्छा वंडरफुल प्लेयर है, वी वुड वांट टू सी हिम इन पीएसएल। और उसकी इंजरी को हम खराब भी फिर कर देते हैं। साइड स्ट्रेन का मुझे बताया गया है, वो भी ये बताया गया कि ओके। ये मैनेजर है उनके मैसेज के मुताबिक कि साइड स्ट्रेन था और फिर प्रिकॉशनरी मेजर पर रिस्क नहीं लिया गया कि अभी क्योंकि पहला मैच है पड़ी है तो थोड़ा सा उनको टाइम दे देते हैं। तो उनके मुताबिक इंजरी बहुत सीरियस नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है। हाँ अच्छा गफार भाई, इसमें इसमें अब एक चीज़, हमने कल काफ़ी डिटेल से बात की, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था। क्रिकेट में कई मरतबा ऐसा होता है कि यू डोंट गो ऑल गन्स आउट। जब आप देखते हैं कि एक अच्छा बॉलर है, और मैं ज़रा इसको इवन इन T20 मैं इसके 4 ओवर ज़रा ऐसे, जिस तरह बुमराह जैसे बॉलर हैं कि जी मैं उसके 4 ओवर केयरफुली खेल लूँ, उसके बाद मैं ऑन स्लॉट करूँगा, उसमें से मैं 6 रन 7 रन पर ओवर भी निकाल लूँ। लगता है ऐसा है कि इवन हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो पीएसएल भी खेल रहे होते तो वो ये माइंड अप्लाई नहीं कर रहे होते। मुस्तफीज़ जो है अनडाउटेडली वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है इस वक्त, और कल तो मैं उनका देख रहा था, रमीज राजा ने बयान दिया कि यार मुस्तफीज़ जो है ना फास्ट बॉलर्स का मुरलीधरन की तरह है, जिस तरीके से वो बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल करता है विद द पाम, मतलब ये तो आउटस्टैंडिंग स्किल है। उसको भी आप जा रहे हैं, भले से 200 लगा हुआ है, बट यू कैन टेक चांसेस ऑन अदर बॉलर्स। तो ये वाली प्लॉय हम अप्लाई नहीं करते। मैं चाहूंगा मुस्तफीज़ के हवाले से कुछ प्लीज बताएं, क्या ब्रिलियंट बॉलर है। मैं सवाल आपका सीधा सुन नहीं पाया। मुस्तफीज़ कितना ज़बरदस्त बॉलर है, और लाहौर के लिए कितनी ज़बरदस्त उसकी स्किल्स हैं गफार भाई, ये मैं पूछ रहा था। एक एक्सपीरियंस कंपेनर है, बहुत ज्यादा उनकी सर्विसेज हैं बांग्लादेश के लिए भी,
और आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि लाहौर के अंदर, जैसे कल हारिस रऊफ ने भी बात बोली, पोस्ट मैच में सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमारा बॉलिंग अटैक तो दुनिया की किसी भी लीग या इंटरनेशनल लेवल के म्यार का, ये बात हकीकत भी है कि लीग के फॉर्मेट में जो इस टीम का बॉलिंग अटैक, इसकी वैरायटी, और अब तो उसामा मीर भी इनके पास आ गए हैं, सिकंदर रजा स्पिनर भी इनके पास मौजूद हैं, फिर हार्दिक की हमने देखा है। आई थिंक आप दोनों भी इस बात से एग्री करेंगे कि जहां शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ बहुत बड़े परफॉर्मर लाहौर कलंदर्स के लिए हैं, आखिरी 4 में से 3 टाइटल जितवाए हैं, बट इनके ऊपर अब रन बनते हैं। लेकिन बैलेंस साइड का इतना अच्छा है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुई हुई टीम है, तो इनका आउटकम आ रहा है। बट आई थिंक जितनी टीमें हैं जो बैटिंग साइड हैं, उनको ये बात हमेशा याद रहेगी कि ये मतलब कोई इनविंसिबल नहीं है, इनके खिलाफ आप आ सकते हैं। लेकिन लाहौर के अंदर, जैसे हमने कल भी बात की थी, जहां उन्होंने सिलसिला खत्म किया था लास्ट ईयर एज अ चैंपियन, वैसे ही शुरू किया है और मुझे टीम ना बहुत अच्छी जेल हुई दिखाई दे रही है और नो डाउट नई साइनिंग्स हैं वो भी बड़ी शानदार हैं। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार फॉर योर टाइम, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। देखना ये है कि लाहौर कलंदर्स को कोई और नई टीम टक्कर दे सकती है या नहीं देख सकती, क्योंकि कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि एक उनका एक अलग से धाक बैठी हुई है और उनको चैलेंज करने वाली दीगर टीम्स कंपैरेटिवली उनसे कम नजर आती है। और उसके साथ देखना ये भी है कि आज के मैच में क्या हुआ, क्योंकि आज है कराची वर्सेस कोयटा। पिक योर टीम बिफोर वी गो टू ब्रेक। इट्स कोयटा। इट्स कोयटा। इसी के साथ एक ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हम जुड़े रहने के लिए शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के असरात सोने की कीमतों पर पड़ रहे हैं और जो कीमत है वो मुस्तकिल गैर मुस्तहकम दिखाई दे रही है। कुछ ही दिन पहले रिकॉर्ड इजाफा हुआ, उसके बाद अचानक कमी सामने आई और वो भी एब्सोल्युटली। और उससे पहले हमने ये देखा कि ईद के दौरान जब हम सब ईद मनाने में बिजी थे तो ईद गोल्ड की कीमत में कमी हुई और बहुत सारे लोगों को लगा कि 43,000 रुपये कमी, इसको कैसे यूटिलाइज करें, लेकिन वो हो नहीं सका, सब कुछ बंद था, लोग मार्केट का रुख नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि यकमुश्त हमने 16,500 रुपये तकरीबन इसमें इजाफा भी देख लिया। अब ये अनस्टेबिलिटी जो है ये क्या कंटिन्यू रहेगी या फिर अब सोना जो है एक दफ़ा परवान चढ़ा है तो वो ऊपर से ऊपर ही जाता रहेगा? इसी सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम तो बड़े खुश हो गए थे जब गोल्ड नीचे आया था, मतलब चले वैसे तो जंगों में ऊपर ही ऊपर जाता है, गोल्ड आ गया नीचे तो शायद कुछ अवाम सोचेंगे इस तरफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इससे पहले कई अरसे से, एक लंबे अरसे से गोल्ड में तो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, हुआ क्या कि गोल्ड एकदम नीचे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि जब वॉर सिचुएशंस होती हैं मशरिक़ वुस्ता में या दुनिया के अंदर, सोने की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। ये रिकॉर्ड की बात है और आप भी समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, उसका रीज़न ये है कि कई ममालिक के अंदर ट्रेड बंद है और हमारा अरब इमारात जो है, मिडल ईस्ट जो है, वो मतलब एक बड़ी मंडी है गोल्ड की। और अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि जो गोल्ड का बिजनेस है 50-60% जो इमारात से ही चलता है और ट्रेड होती है, दुनिया से वहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है गोल्ड ज्वेलरी की। तो इस वक्त जो है वहाँ पे हालात मुनासिब नहीं हैं और ट्रेड रुकी हुई है और उन्होंने अपने फ्यूचर के सौदे भी कैंसिलेशन में डाल दिए। ये बहुत बड़ी बात है, तो वो भी एक रीज़न बना। लेकिन एक दूसरी बात ये थी कि सरमायाकार जो थे, जब आप नए हर्मल्स जो है इसको सप्लाई को, तवानाई को रोका गया, उनके कुछ सौदे ऐसे थे जो फ्यूचर के थे और उनको पेमेंट शेड्यूल के मुताबिक करनी थी। तो लाज़मी बात है गोल्ड सेलिंग पर आया और जब कोई चीज़ सेलिंग पर आती है तो फिर लोग अपनी कीमत के ऊपर उस पर ख़रीदते हैं और मार्केट नीचे आती है। सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का होता है। अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमतें ऊपर जाती हैं, लेकिन कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। $400 का फ़र्क आया तो $400 दोबारा रिकवर होकर आज भी हम $44-45 पर ऑन्स पर ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट जो हमने देखा 22 मार्च को और 23 मार्च को, जैसे आपने जिक्र किया कि हम लोग छुट्टियों पे थे और ईद की छुट्टियों और 23 मार्च का जश्न मना रहे थे, तो उस दौरान मार्केट एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन बल्कि चंद घंटों के लिए मार्केट जो है $500 नीचे आई और हमने देखा $4,110 पर ऑन्स पर ट्रेड हो रही थी।
लेकिन रात को ही दोबारा मार्केट 45 होकर दूसरे दिन 4600 पर ऑunce डॉलर पर ट्रेड हुई। तो ये इशारे यही दे रहे हैं कि मार्केट जो है अपनी जगह पर वापस आनी चाहिए। और ये अब Okay. आगे अगर हम देखें कि ये तनाज़ा इसी तरह चलता रहा तो ये फिर दोबारा कमी पेशी नहीं होगी या फ्लक्चुएशन नहीं होगी, अब ये ऊपर ही जाएगा यहाँ से। देखिए, इन्वेस्टर देखता है कि मुझे प्रॉफिट टैकिंग कहाँ करनी है। आपने ऑयल की जब कीमतें 60 और 65 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी तो ऑयल अपनी जगह रुका हुआ था, स्टिल था, उसकी ट्रेड भी स्टिल थी। लेकिन जब दुनिया ने देखा आलमी जंग में है, पेट्रोल की शॉर्टेज होगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तो आलमी इन्वेस्टर जो उस तरफ चला गया और उसने अच्छा प्रॉफिट टैकिंग किया और कीमतें 112 और 120 और 130 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। वहाँ से ट्रेड रुकी गोल्ड की, जो है हमने एक मंदी की सूरत में एक डीप देखी 22-23 तारीख को। लेकिन दोबारा फिर ऑयल की कीमतें जो है वापस अपनी जगह पर आ रही हैं और सोना जो है ऊपर जा रहा है। राइट। अच्छा, क्या इसके पीछे एक और वजह ये भी हो सकता है, हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं, कि जब लोग देखते हैं, बेशक आपके पाकिस्तान में या दीगर खलीजी ममालिक में तो ईद मनाई जा रही थी और लोगों का रुझान इस तरफ नहीं होगा छुट्टियों की वजह से, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड तो छुट्टियां नहीं थी। जब लोग ये देखते हैं कि गोल्ड में एक डिप आया है तो लोग उसकी ख़रीदारी की तरफ जाते हैं, उसकी तरफ इन्वेस्ट करने के लिए भी जाते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसकी जो एक कम की हुई कीमत है वो वापस अपनी जगह पर भी आने लग जाती है। ये भी एक वजह मेरे ख्याल में हुई होगी। देखिए, डिपेंडेंट है सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बहुत ख़राब है, स्पेशली अरब कंट्रीज़ की। और ये पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो गोल्ड इंडस्ट्री का, मतलब दुनिया का जो बिज़नेस है उसका 50% शेयर होल्डर्स हैं ये लोग, अरब इमारात वाले। और रमज़ान का सीज़न भी सऊदी अरब के अंदर आपको पता है तमाम ज़ायरीन पहुँचे हुए होते हैं और एक बड़ी परचेजिंग होती है। तो मैं नहीं समझता कि सोने की कीमतें जो है मज़ीद डीप दिखाएंगी, राइट। ऊपर ही जाएंगे। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब सूरत हाल हो, वॉर सिचुएशन हो और गोल्ड एक सेफ हेवन है। दीगर धातुओं का क्या मामला है, खासतौर पे चांदी इस सारे इशू में? आपको याद होगा हमने यहीं पे किया था कि भाई अब तो चांदी का दौर आ रहा है, या फिर वो चीज़ आगे पीछे हो गई है? थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर जो है ब्राइट है। और सिल्वर जो है अगर मजबूत हो जाता है, मुस्तहकम हो जाता है, तो गोल्ड तो अब बाइंग पोजीशन में नहीं है। आम पब्लिक जो है, आम लोग जो हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में, ये 5-6 लाख रुपये पर तोला में क्या ख़रीदा जाएगा और क्या बेचा जाएगा। ज्वेलर्स भी बहुत परेशान हैं इस सोच को लेकर, क्योंकि आप यकीन करें कि रमज़ान अल मुबारक के महीने में 80% ज्वेलर्स ऐसे थे जिनकी बिस्मिल्लाह नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल। और 80% हमारा मैन्युफैक्चरर्स तबका वो बिल्कुल फारिग हो गया, कारीगर फारिग हो गए। रीज़न यही है कि काम नहीं है, ऑर्डर्स होंगे तो काम आएगा। राइट। सेकंड ये कि एक वक्त वो था रमज़ान वल मुबारक के अंदर हम एक हफ्ते घर नहीं जाते थे। हमारे 24 घंटे वर्कशॉप्स में काम होता था क्योंकि ऑर्डर्स इतने होते थे। ईद के पास सीज़न है शादियों का, जी, ये हमारा सीज़न का वक्त है शादियों का, लेकिन काम नहीं है। राइट। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि रमज़ान के बाद तो हम देखते ईद है, ईद के बाद सबकी शादियों वगैरह का इस दफ़ा मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो लोग समझते हैं कि ये अच्छा सीज़न है शादियों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चियों को जो गोल्ड है एज एन इन्वेस्टमेंट भी दिया जाता है, क्योंकि वो पुश चलता चला जाता है। क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले दिनों में? ईयर एंड तक के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6 लाख से ऊपर तक जा सकता है गोल्ड, क्या होने जा रहा है? देखिए, जिस वक्त कीमतें 4 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई तो हमारी मार्केट का जो सेल और परचेज़ का हिसाब, तो उसके अंदर जो हम बिलखुसूस कराची शहर की बात करूँगा, जो पेरेंट्स आते जो अपना गोल्ड लेकर आते थे पुराना, किसी के पास 20 साल पहले का, किसी के पास 30 साल पहले का पड़ा कि जी इसको आप नए डिज़ाइन के अंदर जी एब्सोल्युटली। तो अभी भी वही सिलसिला चल रहा है, जिसके पास एसेट है वो आ रहे बनवाने के, कोई नया गोल्ड का बायर नहीं, खरीदने का बायर मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि आप बजट नहीं बना सकते शादी के अंदर। 2 तोले का सेट भी अगर आप बजट में डालते हैं तो 12 लाख रुपए बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर हो जाता है काम आदमी के लिए। इतने में तो पूरी शादी हो जाती है। पूरी शादी हो जाती। अब ये बताएं कि जो लोग समझते हैं हमारे यहाँ तो हमेशा से ये है कि थोड़े पैसे बच गए तो 3 ग्राम का कॉइन कर लो, थोड़ा सा हो जाए, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती रही है। अब लोगों की सकत जारी है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतों में इन्वेस्टमेंट का कोई चांस बन सकता है या नहीं? देखिए, डिपेंड करता है हमारे शहर के हालात पर, अच्छा। डिपेंड करता है आपकी आमदनी पर।
एक वक्त वो था कि हमारी जो एक हाउस वाइफ होती थी जिसके हस्बैंड की तनख्वाह 70,000 थी या 60,000 थी, वो भी कुछ बचत कर कर 8-10 हज़ार रुपये बचा कर हमारी शॉप से कुछ ना कुछ ज्वेलरी में कोई रिंग ले ली, कोई टॉप्स ले लिए, मतलब थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कि सेफ साइड हो जाता था, कोई मेटल में आ जाते थे। लेकिन आज आपको अपना फैमिली का बजट बनाना, आप 2 लाख रुपए पर मंथ भी कमा रहे हैं तो आप मुझे 2 बच्चों के साथ बजट बना के दिखा रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं, नहीं बना सकते बजट आप। रेंट किराया रेंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पेट्रोल आप देखिए बच्चों की कहाँ फीसें पहुंच 10,000 गया और है, तो बहुत हाँ। मुश्किल का सामना है। सेविंग इज इम्पॉसिबल होती चली जा रही है impossible। वक्त के साथ साथ गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पे। फिर भी मैं अपने जो सुनने वाले हैं उनको यही कहूँगा कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आपके पास अगर 50,000 भी एक्स्ट्रा है तो आप 1 ग्राम का गोल्ड बार खरीद के रख दें उसको, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो मेटल का ही है और ये मेटल आपके बहुत काम आएगा फ्यूचर। मतलब आप सेविंग का, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट और भी हुआ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, Bonds। आजकल क्रिप्टो की तरफ है, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, 10,000 चीज़ें हैं। उसके मुकाबले गोल्ड में फिर भी हाथ तंग करके, जैसे भी जिसकी बसात है, अगर कर भी देता है इन्वेस्टमेंट, गोल्ड कितना फीजिबल है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझें, स्टॉक को ले लें आप, दूसरे क्रिप्टो को ले लें, बिटकॉइन को ले लें और गोल्ड को ले लें। गोल्ड एक वाहिद मेटल ऐसा है जो आपकी दस्तरस में मौजूद होगा, फिजिकल, जिसको आप किसी भी टाइम अपनी ज़रूरत के तहत सेल या परचेज कर सकते हैं। बिटकॉइंस वगैरह या स्टॉक को तो आप एनी टाइम जो है, और फिर गोल्ड ऑल वर्ल्ड आप सेल परचेज कर सकते हैं, कहीं भी जाएं आपका एसेट है और उसको आप कैश करा सकते हैं। राइट। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये तो बिटकॉइन वगैरह और ये तो हवा में है। आपने देखा होगा जब सिल्वर की बात होने लगी थी और हर कोई बात कर रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिल्वर का बड़ा लेना देना है, लोगों ने एकदम सिल्वर को बाय करना शुरू किया, बट बीच में फिर एक गैप आया है। क्या वजह है इसकी? अब क्या करें, मजीद सिल्वर ना बाय करें फिर? देखिए, 80% जो हमारा इन्वेस्टर था बिलखुसूस कराची शहर का, उसने बाइंग की बहुत ऊपर के रेट के अंदर। उस टाइम डिमांड्स बहुत थी। सही। फॉर एग्जांपल, अगर 1100 रुपये तोला कन्वर्ट पे रेट बन रहा है सिल्वर का, तो 1500-1400 रुपये में सेल आउट हो रहा था। प्लस उसकी मैकिंग लगाएं, उसको बार में कन्वर्ट कर, वो ये मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो बार जाके पड़ा था 16-17 हज़ार रुपये तोला था। लेकिन उस वक्त कंडीशन ये थी कि हर पब्लिक में से एक शॉप के ऊपर 5-5 लोग खड़े हुए थे और एक बार था, लेने वाले बहुत ज़्यादा थे, यूँ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। साल, 6 महीने, 3 महीने बाद इंशाल्लाह हम उस जगह पर आकर दोबारा खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। यानी कि जो जिसके पास है वो गोल्ड में करे, और होल्डिंग पावर जो है, होल्डिंग पावर बहुत अहमियत रखता है कि आपके पास होल्ड कितना कर सकते हैं। थोड़ा कम है वो सिल्वर में। और मैं फर्स्ट डे से एक बात कहता हूँ कि देखिए, इस काम में जब आए, जब आपके पास होल्डिंग पावर हो, आप होल्ड कर सकते हो, तो इंशाल्लाह कभी नुकसान नहीं आप पॉइंट, मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखें उसको, फौरी तौर पर बेचने की नीयत से अगर आप बाय कर रहे हैं तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। हाँ, इसमें हाथ ना डालें जनाब। मोहम्मद अर्शद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपको दोबारा हम जहमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। दिस वाज द थिंग कि जनाब, अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप मेटल्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मेटल्स आने वाले वक्तों में आपके बहुत काम आएगा। इसी के साथ एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, देवदास। वेलकम बैक अगैन। और अब बात कर लेते हैं ज़रा सियासी नाश्ते की, क्योंकि कराची की सियासत में हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से वो अटेंशन का सेंटर बना हुआ है, क्योंकि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कराची आमद और फिर MQM पाकिस्तान से अहम मुलाकात में कई सवालात भी खड़े किए हैं और थोड़ी सी क्यूरोसिटी भी मेरे ख्याल में बढ़ाई है कि क्या चेंजेस अब हो सकते हैं, क्योंकि MQM पाकिस्तान के वफ़द ने ना सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया और साथ ही साथ गवर्नर सिंध की तब्दीली जो हुई है उसको एतमाद में ना लेने का भी शिकवा दोहरा दिया। मैं आपकी सारी बातों से एहतरामन इसलिए इख्तलाफ करूंगा क्योंकि कराची सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था पॉलिटिक्स में, अब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन हटा दें आप। आई सेड अटेंशन फॉर राइट नाउ। वो इसलिए मैं समझता हूँ, इसलिए नहीं है क्योंकि एक भी वज़ीर आज़म एक रात गुजारने के लिए कराची में तैयार नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो MQM के वफ़द से मुलाकात हुई है, ये बेस पे मुलाकात हुई है, रनवे पे मुलाकात हुई है, जाते जाते चलते फिरते बीच में रास्ते और हो गई मुलाकात। तो क्या ये मुलाकात वाकई कोई सूदमंद साहब? देखें, इसमें
पुराने गवर्नर नए गवर्नर भी मौजूद थे। या। बस एक टेक ये था इसमें कि वजीर आजम ने ये कह दिया सबको अच्छा बच्चा बने, और नए गवर्नर से कहा कि पुराने लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। एंकर पर्सन नादिया मिर्ज़ा आज हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नादिया, जो भी है जैसा भी है, चलिए मुलाकात तो हुई। अब MQM 28वीं आईनी तरमीम और आर्टिकल 140A के निफाज का मुतालबा कर रही है। क्या समझती हैं, यू बीइंग योरसेल्फ फ्रॉम कराची, क्या वाकई यही कराची के मसाइल का वाहिद हल है या फिर ये कोई प्रेशर टैक्टिक है? देखिए, मसला ये है कि जब आपको याद है जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी, उस वक्त भी एमक्यूएम ने यही अपनी डिमांड रखी थी। 27वीं आईनी तरमीम आई, उस वक्त भी एमक्यूएम ने डिमांड रखी थी। पीएमएलएन तो इसको खुशाइन करार देती है और एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन बीच में आ जाती है पीपल्स पार्टी। और जब पीपल्स पार्टी की हिमायत पीएमएलएन को दरकार होती है या हुकूमत को दरकार होती है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस शर्त को, यानी एमक्यूएम का जो मुतालबा है उसको वो अग्री नहीं करती। और जो एमक्यूएम पर जो है वो ये क्योंकि आपको पता है नंबर्स भी कम है और पीपल्स पार्टी की जरूरत ज्यादा होती है, तो इसलिए जो सुरी चलती है वो हमेशा एमक्यूएम की डिमांड पर चलती है। और एमक्यूएम इस पर कोई एतराज भी नहीं कर सकती। इसकी वजह यही है कि एमक्यूएम का जो हिस्सा है वो कम है और एमक्यूएम हमेशा से इक़्तिदार की सियासत करती है, और फिर जहाँ से सियासत करती है वहाँ से भी उनको कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया जाता कि जी आप इस पे कुछ शोर डालें या फिर हुकूमत से अलहदा होने की बात करें। आपको याद होगा एक वो वक्त हुआ करता था जब 5 रुपए पेट्रोल बढ़ता था और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो 90 आया करते थे और एमक्यूएम के मुतालबे के तहत 5 रुपए भी वापस दिए जाते थे। लेकिन उस वक्त के एमक्यूएम और आज के एमक्यूएम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो यही वजह है कि बेसिकली 148 जो कि जो थर्ड ईयर ऑफ लीडरशिप है, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको स्ट्रेंथन करने की बात करती है। उसको इलेक्शन कमीशन के थ्रू जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए कि जिसका जनरल इलेक्शन आपसे लाजिम है इलेक्शन कमीशन से कि हर 5 साल के बाद कराए जाए, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी कराए जाए। और इख्तियारात की भी बात करती है, डायरेक्टली स्ट्रेंथन करने की बात करती है। तो मेरा ख्याल है ये चीज पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करती। और जब पीपल्स पार्टी और जब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बात आ जाती है तो फिर जीतती हमेशा पीपल्स पार्टी है। अब एक दफा फिर एमक्यूएम 28वीं आईनी तरमीम में यही मुताबिक। तो नादिया, मुझे ये बताएगा क्या लग रहा है जो फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम ना हुई तो कराची को विफाक के हवाले किया जाए, क्या ये आईनी तौर पर मुमकिन भी होगा? और क्या मुतालबात अगर नहीं माने जाते तो फिर एमक्यूएम सिंध हुकूमत से अलग हो सकती है? देखिए, ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना, ये तो ऑप्शन है ही नहीं एमक्यूएम के पास। और एमक्यूएम के पास इस किस्म के ऑप्शन कभी भी नहीं रहे नहीं थे कि जी वो बगैर किसी ग्रीन सिग्नल के और हरी झंडी के वो हुकूमत से निकलने की बात भी करे। आपने देखा कि गवर्नर को जिस तरह से तब्दील किया गया और जिस तरह से एमक्यूएम ने उस पर रिएक्शन दिखाया और खामोश करके बैठ गई, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं एमक्यूएम के पास कि जी उन्होंने हुकूमत से अलहदा होना है। बाकी 28वीं आईनी तरमीम एमक्यूएम क्या मुतालबा करेगी? क्या एमक्यूएम मुतालबा नहीं करेगी तो क्या 28वीं आईनी तरमीम नहीं आनी? डेफिनेटली आनी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 28वीं तरमीम आनी है। उसमें क्या क्या चीजें होंगी, पहले तो वो सूबों का भी सुन रहे थे, लेकिन अब सुना यह है कि इस वक्त ऑलरेडी इतनी चीजें होनी है, तो इसका सूबे जो मजीद सूबों की जो बात थी वो तो शायद आगे से जो उठा रखी है, लेकिन जो मेन चीज होगी वो एनएससी अवार्ड होगी। अब एनएससी अवार्ड से कट लगता है, एनएससी अवार्ड वापस होता है, एनएससी अवार्ड से क्या चीजें होती हैं, ये मामला सामने आएगा। लेकिन एमक्यूएम के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही तो ये एमक्यूएम का मुतालबा है। तो सिर्फ सियासी तौर पर अपना पेट भर रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस का पेट भर रहे हैं। 28वीं तरमीम एमक्यूएम मुतालबा करती है या एमक्यूएम मुतालबा नहीं करती, या इवन एमक्यूएम अपोज करती है, तो एमक्यूएम का कोई इससे लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सियासी बातें कर रही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नादिया, कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद ना होना, फिर ज़मीनों की बंदर बाट, इस सब के भी इल्ज़ाम सामने आए हैं। इस पर सूबाई हुकूमत और मुताल्लिका इदारे क्या जवाब देते हैं? देखिए, कराची को तो हमेशा से इग्नोर किया गया। कराची में कौन सा चाहते, जब कराची के हवाले से आवाज उठाई जाती है तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बात जब पीपल्स पार्टी की होती है तो फिर इसको लसानियत और तासुब का रंग दे दिया जाता है। फिर आप देखिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है। मैंने कराची के मसाइल पर जब भी आवाज उठाई तो मुझे यहाँ से मिला दिया जाता है, ये जमात इस्लामी से मिला दिया जाता है। लेकिन कराची के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई भी संजीदा नहीं।
देखिए, हम पीपल्स पार्टी का मोटे इल्जाम ठहराते हैं और पीपल्स पार्टी पर इसकी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी भी आयद होती बनती भी है है। पहले पीपल्स पार्टी का कहना ये होता था कि लोकल गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, वो कभी एमपी के पास है, कभी कुछ है, लेकिन अब तो लोकल गवर्नमेंट भी उनके पास है, मेयर भी उन्हीं का है। उसके बावजूद अगर कराची के मसाइल हल नहीं होते तो ये पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी नहीं है, पीपल्स पार्टी की तरजीहात नहीं है, पीपल्स पार्टी की संजीदगी नहीं है कराची के साथ। हम हमेशा से ये सुनते थे कि क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं मिलता, इसलिए कराची उनकी तरजीहात में नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी तो अपनी जगह है। मैंने अभी कुछ देर पहले भी एक्सप्रेस पोस्ट की कि वजीर आजम आए आज कराची गए, 2 घंटे की मेरा ख्याल है हार्डली उन्होंने 2 घंटे गुजारे। जी हाँ। और वो तो भला कि शरी रहमान साहिबा का कि वो कराची में रहती थी, खड़ियार कारपोर साहिबा कराची में रहती थी, तो उनकी बेटी का इंतकाल हुआ था, जिससे जाहिर सी बात है बहुत ही अफसोसनाक एक खबर थी और सबको ही बहुत दुख था, सब भी उससे ताज़ियत थी। तो वज़ीर आज़म साहब इसीलिए आए थे, उनको एक से ताज़ियत करनी थी, दूसरे की शादी की मुबारकबाद देनी। क्या प्रायोरिटीज है मुझे बताएं, जो पीपल्स पार्टी है उसको हटा के भी आप बताएं, तो पीएमएलएन की या हुकूमत वफाक की हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज है। हम हमेशा से जब बात करते हैं तो फिर हमें खास करके इस चीज को रंग दिया जाता है कि कराची पूरे मुल्क को चला रहा है, 65% रेवेन्यू कराची जनरेट कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि गुल प्लाजा जैसा सानिया होता है, ताजरों के अरबों रुपए डूब जाते हैं, मलिया मेट हो जाते हैं, जल जाते हैं, खासकर हो जाते हैं। कराची से किसने आके पीएमएलएन के गवर्नमेंट ने आके जो है वो कराची के ताजरों से मुलाकात की, जो उनका नुकसान हुआ था उसके अजाले की कोई बात की। चले जो जलकर बेचारे मर गए, उनके लवाकीन से कोई ताज़ियत के लिए आया। क्या वजीर आजम का ये फर्ज नहीं था कि जब आप कराची आ ही गए थे 2 घंटे के लिए सही, तो कम से कम आप उन ताजरों से मिल लेते, कुछ यकीन दहानी करा देते, कुछ अनाउंस कर देते, उनके लिए कंपनसेशन, जो बेचारे जल के मरे उनके एक वक्त बुला लेते। आप फर्दन कहीं नहीं जा सकते, आप बुला के उनसे मुलाकात कर देते। वो भी तो मरे, वो भी तो अवाम है, वो भी तो कराची के शहरी है, उनकी ताज़ियत किसी पे लागू नहीं होती। तो कराची की तो बात ही ना करें, क्योंकि कराची जो है वो लगता है कि कोई इलाका गए है या पता नहीं क्या, किसी को कराची से दुश्मनी है कि कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे वो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन बात यह है ना कि जब कराची की खुद की क़यादत उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगी तो कोई विफाक से आकर उसको कैसे उतनी इम्पोर्टेंस दे सकता है या उतना ज़ोर यहाँ पर लगा सकता है उसकी बेहतरी के लिए। नादिया, क्या लगता है आपको जो मौजूदा इलाकाई कशीदगी है, इस तनाजुर में अगर हम देखें अंदरूनी जो सियासी इख्तलाफात हैं ये किसी ख़तरनाक रुख की तरफ जा सकते हैं? क्या कौमी यकजहती इसकी वजह से मुतासर हो सकती है आपकी नज़र में? देखिए, डेफिनेटली कौमी यकजहती मुतासर हो नहीं सकती, कौमी यकजहती मुतासर हो रही है। और वो सिर्फ एमक्यूएम को लेकर नहीं हो रही है, वो तो आपको देखिए ना कि पीटीआई को लेकर हो रही है। इस वक्त मैं हैरान होती हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर होती है, उस पर भी पीटीआई पोल जो है वो खुशी नहीं मना रहे होते, उसमें भी कोई ना कोई तफसीली पहलू उजागर कर रहे होते हैं। तो ये इस वक्त उनका जो तरीक़ेकार है या उनका जो बिहेवियर हमें नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में देखा जाता है। देखिए ना, सऊदी अरब से जब आए तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जो आपका सोशल मीडिया है उस पर आपकी आवाम ये राय रखती है, तो यहाँ पर आके उस चीज को हाईलाइट किया गया। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इस वक्त थोड़े से अकल के नाखून लेने चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत को भी चाहिए, देखिए जब हुकूमतें होती है ना तो ये मैंडेट भी उनका होता है, ये पहल भी उन्हीं को करनी चाहिए, इनिशिएट उनको करना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी भी होती है। अब यहाँ पर अगर आप अपनी जिम्मेदारी, अब एक छोटी सी मिसाल में आपको देखिए, ऐवान में अगर कोई भी अपोजिशन की जमात बाइकआउट करती है तो हुकूमत पर फर्ज होता है कि वो जाए और उनको मना कर लेकर आए। तो यहाँ पर भी अपोजिशन को एक पेज पर लेकर आना, अपोजिशन की बात सुनना, अपोजिशन के जरिए मसाइल हल करना। और मैं ख्याल है कोई इतने, अगर उनके लीडर है इमरान खान, उनकी एक सेहत का मामला था तो ठीक है जी, आप उनको उनकी फैमिली को एक्सेस दे देते, आप उनकी फैमिली को एक्सेस नहीं दे रहे, उनके पर्सनल फिजिशियन को एक्सेस दे देते। लेकिन लगता यही है कि ये जो आप यकजहती की बात कर रहे हैं कि इससे मुतासर होती है, तो ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट को बॉदर ही नहीं करती और वो नहीं चाहते कि जहाँ पर चीजें हो, लेकिन होनी चाहिए। इस ऐसे क्रिटिकल टाइम पर अगर ये मैसेजेस जा रहे हैं वाया सोशल मीडिया तो ये कोई अच्छा शुगर नहीं है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया नादिया। हम यही कोशिश करेंगे, जो फैसल भी बात कर रहे थे कि मैं कह रही हूँ कि सेंटर ऑफ अटेंशन, वेल ये सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कब बनता है वापस, कराची की सियासत कब इतनी इंपॉर्टेंट होती है, कराची खुद इतना इंपॉर्टेंट हमारे सियासतदानों के लिए होता है, ये देखना अभी बाकी है। वेल इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक।
साथ में। आप ये आपकी तस्वीर करंसी नोटों में आ रही है। अरे वाह, अगर ऐसा होगा तो उससे पहले का जो प्रोसेस है मैं उसे बहुत एंजॉय करूंगी, दैट आई मे हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस, अ लॉट ऑफ मनी, ऑल ऑफ दैट। शायद ये कुछ एक वजह हो सकती है। वेल, हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्या हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर पर सदर के दस्तखत भी शामिल किए जाएंगे? दैट्स वन ऑफ हिज ड्रीम्स। आई मीन लाइक जो माजी की रिवायत से बिल्कुल मुख्तलिफ कदम है। अगर ऐसा ही होता है तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले सदर होने जा रहे हैं जिनके दस्तखत अब करेंसी नोट पर भी शामिल हो जाएंगे। ये फैसला अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौके पर किया गया है। अब जिस तरह से हमने देखा इससे पहले कि ओवल हाउस को भी चेंज करके ट्रंप का नाम दिए जाने की बात की जा रही थी, अब ये दस्तखत एक नई चीज़ आ गई है। अब ऑब्वियसली एक पॉपुलिस्ट तो हैं ट्रंप और वो चाहते हैं कि हर जगह पर उनका मार्क नजर आए। जब वो ना भी हो सदर तो ज़रूर ही ये समझा जाए कि जी डोनाल्ड ट्रंप वाज द 2 टर्म प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और कई बार वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी करते हैं। फैसल ही सेड यू नो, आपकी जो पाकिस्तान इंडिया वॉर थी उसके लिए ही वो कितना क्रेडिट ले चुके हैं, और भी बहुत सारी दुनिया की उन्होंने वॉर्स खत्म कराई हैं। नहीं मिला उन्हें नोबेल, लेकिन चाहते वो थे कि उनको नोबेल भी मिल जाए। भाई ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत जो हैं वो किसी करेंसी पे या सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे ना हो। इससे पहले कोविड के जब टेन्योर था तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साइन करदा पेपर चेक जो यूएस सिटीजन में तकसीम किए गए थे उस पे उनके सिग्नेचर्स थे। अब बहुत से लोग वहाँ पे अमेरिका में ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट चलो पता तो चलेगा कि ये जो महंगाई है उसके पीछे बंदा है कौन। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी के पास डोनाल्ड ट्रंप का किसी दिन साइन किया हुआ नोट पहुंचे और कहीं वो उसको ये ना कह दे फेक करेंसी। या वेल, इस हमें आगे बढ़ना है, लेकिन एक चीज़ मैं बस फौरी तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि वो ये भी कह रहे थे कि यू नो उनसे ये कहा गया है कि आप सुप्रीम लीडर ईरान के बनना चाहते तो आप बन जाए। लेटेस्टली ही सेड दैट टू। सो यस, विद सो मेनी ऑफर्स इन हिज हैंड, दस्तखत क्या ही बात है। जनाब आगे बढ़ते हैं। मुल्क में हम ये देख रहे हैं कि तवानाई का बहरान पैदा हुआ है, गैर यकीनी किसी सूरत हाल है। ऐसे में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी सामने आई है और ताजिर बिरादरी पर ये किस तरह से अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब हम स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात की जाती है कि आप अपना जो बिजनेस है उसकी टाइमिंग्स को शिफ्ट करें। यानी कराची जैसे अगर शहर की हम बात करें, यहाँ पर बिजनेस शिफ्ट करना एक बड़ी बात है, जहाँ पर मार्केट खुलती है 12 बजे के बाद है, फिर रात देर तक खुली हुई होती है। ये किस तरह से अफेक्ट कर सकती है आपकी मार्केट को, ये देखना होगा। और ताजिर इस पर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले की हिमायत का ऐलान तो किया है और कहा तो यह है कि कौमी मफाद में तवानाई बचाने के लिए सबको साथ देना होगा। इसी पे हम बात कर लेते हैं। ताजिर उलमा जावेद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जावेद साहब, अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार नहीं होगा। कौम ने एक्सरसाइज की हुई है 2019 में, जिस वक्त लॉकडाउन था तो उस वक्त भी बहुत मसले हो रहे थे और दुकान बंद करनी है नहीं करनी है। उसके बाद भी एक ऐसा फेज़ आया था कि जब ताजिरों को मनाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई तवानाई की बचत करनी है, अपनी दुकानें ज़रा जल्दी खोल लें, जल्दी बंद कर लें। इस बार क्या मौक़िफ़ है आप लोगों की तरफ से अगर कोई इस तरह का लॉकडाउन आता है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। जी जी। देखिए कि ये जो इस वक्त तवानाई का जो बहरान है वो तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। खास तौर पे जिस खत्ते में हम आबाद हैं जहाँ बहुत ज्यादा हमारे लिए इश्यूज है। हम हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोविड के दौरान भी हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया था, लेकिन हमारी एक तजवीज हुकूमत को ये है, आप कोई भी कदम उठाने से पहले कम अज कम ताजिर बिरादरी को एतमाद में जरूर लें। उससे ये होगा कि बेहतर नताइज आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि हमें अल्टरनेट एनर्जी पे शिफ्ट होना पड़ेगा और उसके लिए बिलखुसूस सोलर के लिए तो इसमें हुकूमत को उनकी जो भी दरामद की जाती है अशिया उनके ऊपर सब्सिडी दी जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसके ऊपर सोलर पे शिफ्ट हो। तो उसकी वजह से हम एक बहुत बड़ा जो यानी ये कहना चाहिए फर्नेस ऑयल से जो हमारी बिजली की जो पैदावार है वो मुल्क के ऊपर जो उस पर बोझ इजाफी पड़ता है
वो भी कम होगा और लोगों को सस्ती एनर्जी भी दस्तयाब यानी होगी। जावेद साहब, आपकी बात से मैं ये नतीजा अखज़ कर रहा हूं कि अगर तो ये जो करंट आपका मॉडल ऑफ एनर्जी है उसके हिसाब से अगर औकाते कार में ऊपर नीचे किया भी जाए तो भी वो उस वक्त तक सूदमंद साबित नहीं होगा जब तक हम काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए की जानिब नहीं जाते। बिल्कुल आप मेरी बात को बिल्कुल आपने सही मतलब उसकी सही की है। और देखिए, जब भी कभी भी कोई भी जब मामला होता है तो वो मुशावरत के साथ और बैठकर कुछ तजावीज़ हुकूमत की तरफ से आएगी, कुछ ताजिर बिरादरी की तरफ से आएगी, तो इसमें बेहतर रास्ता निकल आएगा। लेकिन हुकूमत ने कोई जबरन और यकतरफा तौर पर कोई भी ऐसा चीज मुसल्लत करने की कोशिश की तो मैं नहीं समझता कि वो ज्यादा सक्सेसफुल हो। तो बेहतर यही है कि हमारे अपने मुल्क का, हमें सबसे पहले तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है और उसके बाद सब चीजें बात की है। और इस मुल्क के खातिर ताजिर बरादरी ने हमेशा कुर्बानियां दी है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और इंशाल्लाह अल्लाह न करे हमारे मुल्क में जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है तो ताजिर बरादरी ने हमेशा इस मुल्क के लिए जो बेहतर कर सकती ताजिर बरादरी ने किया है और आइंदा भी करेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को फिलफौर एक कम अज कम मुशावरत शुरू कर देनी चाहिए, इसमें मजीद ताखीर ना हो ताकि मुल्क मजीद किसी बहरान से निपटने के लिए तमला। जावेद साहब, ये बताइएगा जो हमारी मार्केटें बनी हुई हैं, हमारी मार्केटें बनी हुई हैं, उसके नीचे मार्केट्स होती है, ऊपर फ्लैट्स होते हैं या ऊपर कोई और रिजर्वेशन होती है। अब ये बताइए कि उसमें हमें कहीं से भी सूरज की रोशनी का इनलेट तो नज़र आता नहीं, यानी दिन में भी आपको बिजली ही इस्तेमाल करनी पड़ती है, चाहे आप सुबह 6 बजे दुकान खोलें या शाम 6 बजे आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो तवानाई का ही इस्तेमाल है, यानी वो बिजली का ही इस्तेमाल है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह मार्केट खोल देंगे 6 बजे, लोग आ भी जाएंगे तो आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है, रोशनी इतनी आ रही है कि आप लाइट्स बंद करके काम करें। तो ये कितना फीजिबल है? देखिए, आपने जिस चीज को पॉइंट आउट किया है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए जहाँ रोशनी के अलावा हमारे यहाँ जो बिलखुसूस कराची और जो भी हमारा जो गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो उसके अलावा एसी का इस्तेमाल और फैन का इस्तेमाल हमारा बढ़ जाता है। तो अब जो हमारे पास जो जब ये चीजें चलती है तो लाजमी है वो उसके ऊपर वो उनके पावर वो ज्यादा लेती है। तो वो जब हमारी बिल्डिंगें जब डिजाइन की जाती है तो पहले तो कम अज कम जो इदारे हैं वो उन्हें इस चीज का खुसूसी ख्याल करें, लेकिन ये एक बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम होगा। लेकिन फिलहाल इमरजेंसी के अंदर हमें बेहतर यही होगा कि हमें अपने अंदर इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए हम जो कुछ कर सके, एनर्जी सेविंग कर सके, वो हमें सब लोगों ने मिलकर बैठकर। हाँ जावेद साहब, मैं अगला सवाल आपसे मैं यही कर रहा था कि ये जो आपने तजवीज़ दिया, चलिए ये तो इसको अगर आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो और जंगी बुनियादों पे करें तो महीना तो कहीं नहीं गया, पूरे कराची को आपने पूरे पाकिस्तान को कवर करना है तो। लेकिन एज अ ताजिर रहनुमा एमरजेंसी इक़दाम क्या हो सकते हैं इस वक्त आपकी नज़र में, क्या तजवीज़ देना चाहेंगे आप? देखिए जी, हम तो सबसे पहले तो ये तजवीज़ यही है हमारी कि हमारा जो गैर जरूरी नकलो हम है उसे ऊपर फिल तौर पर उस पर पाबंदी लगाई जाए। गैर जरूरी तौर पर हमें मतलब जो है हमें जो है वो खास तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी सेविंग हमें करनी पड़ेगी। अब बिला वजह की जैसे गवर्नमेंट ने एक तजवीज़ दी है जी, शादी के ऊपर 200 अफराद और जो है 1 डिश, उससे 1 डिश से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी गैदरिंग होगी उसकी टाइमिंग को थोड़ा शॉर्ट किया जाएगा तो उससे अलबत्ता सेविंग होगी। लेकिन हम बिला जरूरत घरों से बाहर निकले और आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो कम से कम उसके ऊपर भी हमें पाबंदी लगानी पड़ेगी। तो यही हमारे पास बेहतर तजवीज़ है और इससे बेहतर जब हम बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ हुकूमत से, कुछ ताजिर बरादरी से मुस्बत तजवीज़ें आएगी तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के लिए जो भी उम्मीद करते हैं कि कोई इस तरह की तजवीज़ आए सामने जो दोनों सूरतों में दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत ही फीजिबल हो और इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी। शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब, वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। वेल, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी ख़त्म हो गया है। अब हमारी मुलाकात आपसे होने जा रही है पीर को। वी विश यू अ हैप्पी वीकेंड एंड सी यू अक्रॉस।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।